हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का 4th चैप्टर द मुगल एम्पायर का पार्ट 1 का हिंदी समरी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसे राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हु वेर द मुगल्स, यानी कि मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा भी किया था। यहाँ इस फिगर में फ्रेंड्स बताया गया है तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल साम्राज्य का एक चित्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। पहला चित्र में हम लोग देख सकते हैं जिसमें तैमूर और मुगलों के समूह से तस्वीर प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है मुगल मिलिट्री कैंपेन, यानी कि मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिन्होंने 1526 से 1530 तक राज किया, उन्होंने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्ष तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। जो टेबल 1 है फ्रेंड्स, उसमें बताया गया है मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान को दिखाया गया है। इसे ध्यान से हम लोग देखकर उस सभी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति को हम लोग ढूंढ सकते हैं। यहाँ फिगर जो 4 है, इसमें बताया गया है 16वीं शताब्दी के युद्ध में जो तोप का इस्तेमाल होता था और गोला बारूद का इस्तेमाल होता था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे टेबल में है फ्रेंड्स, इसमें मुगल एम्पेरर्स के बारे में बताया गया है, यानी कि मुगल सम्राट के बारे में बताया गया है कि इनके कौन कौन से प्रमुख अभियान हैं और घटनाएँ हैं। अब इन पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला बाबर, जिन्होंने 1526 से 1530 तक राज किया था। इनके कार्यकाल में जो प्रमुख अभियान और घटनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा संगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेगी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण भी स्थापित किया। इसके बाद आते हैं हुमायूं, जिन्होंने 1530 से 1540 तक और उसके बाद फिर 1555 से 1556 तक राजगद्दी संभाला। इनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई वो इस प्रकार से हैं।
पहला, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भगाने को बाध्य कर दिया। और दूसरा पॉइंट है, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 तक राज किया। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोडवान तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिब और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा पॉइंट है, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के बाद उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्होंने 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और भी जटिल कर दिया। तीसरा पॉइंट है, 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी उसमें जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्ष में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर भी कहलाए। नेक्स्ट है, अब जहांगीर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 1605 से 1627 तक राज्य संभाला। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, इन्होंने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहा। नेक्स्ट आता है शाहजहां, जिन्होंने 1627 से 1658 तक राजगद्दी संभाला। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वो पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विद्रोह अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। इसके बाद आता है औरंगजेब, जिन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक अपने राजगद्दी को संभाला। इसमें पहला पॉइंट आता है, 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिक्कों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक, राजनीतिक और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात
मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। इसका दूसरा पॉइंट है, अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, इसके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिक्कों, जाटों और सतनामियों जो उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, इसमें ये सभी शामिल हुए थे। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए फिर से युद्ध शुरू हो गया था। इसके नीचे है फ्रेंड्स, इसके बारे में अब देखते हैं अगला टॉपिक, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायत की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। टेबल 1 में दिए गए रंगीन उद्रकों को अगर हम लोग देखें तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि जो राजकुमार थे ये लोग अक्सर आपस में विद्रोह किया करते थे कि राजगद्दी को कौन संभालेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, यानी कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। हम लोग देखते हैं कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। नेक्स्ट है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, यानी कि मनसबदार और जागीरदार। दोस्तों इस टॉपिक से हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।